अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। क्या मुतनाज़ खबर का मामला दब गया। वादा किया गया था 3-4 दिन में तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी। वादे को 11 दिन हो गए लेकिन असल किरदार सामने ना आ सके। करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए इमरान खान एक तरफ, दीगर सियासी कुव्वतें दूसरी तरफ। 2 नवंबर को धरने के लिए कप्तान अवाम को मुत्तहरिक करने में मसरूफ। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं हम कश्तियां जलाकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ना इमरान कभी झुका और ना पाकिस्तानी अवाम कभी झुकेगी। पीटीआई की मुखालिफ टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कप्तान ने बता दिया। कहते हैं नवाज शरीफ डाकुओं की टीम के कप्तान और इजी लोट असफंदियार वली नायब कप्तान होंगे। जरदारी, फजलुर रहमान, अमीर मकाम और अकरम दुरानी भी नवाज टीम का हिस्सा हैं। इंसाफ तो मिला लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कत्ल केस में रवां साल बरी किए जाने वाले 2 मुलजिम गुज़श्ता बरस ही तख्तादार पर लटका दिए गए। आखिर ये कैसा निज़ाम है? लाहिकीन किससे फरियाद करें? नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ हैं साबिर शाकिर यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और लाहौर से आरिफ अमीर भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। लेकिन आज आफ्ताब अहमद खान एडवोकेट ने खुसूसी तौर पर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है। ये वकील हैं उन 2 बदकिस्मत भाइयों के जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी तो कर दिया लेकिन उनकी बरीयत से पहले ही उनको तख्तादार पर लटका दिया गया। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या कभी किसी आदमी को इसमें फिक्स किया जा सकेगा? और फिर ये कैसा निज़ाम है? इस खबर को शामिल हमने इसलिए किया कि आज का जो सारा प्रोग्राम है, इस वक्त जो मुल्क में बात चल रही है वो इस निज़ाम के बारे में बात चल रही है। इमरान खान ये कहते हैं कि ये ऐसा निज़ाम है जिसका गरीब को कोई फ़ायदा नहीं और इसके फ़ायदे उठाने वाले सिर्फ अमीर लोग हैं। और दूसरी तमाम जो सियासी जमातें हैं वो कह रही हैं नहीं, इसी निज़ाम को चलना चाहिए, इसी निज़ाम से आगे जाकर बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के गरीब आवाम किस तरफ खड़े हैं, इस सारी यही हमारा मौजू है, इसी पर हम बात करेंगे। तलाल चौधरी की आज बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने बिल आखिर ये कह दिया कि तीसरी कुव्वत इमरान खान के पीछे है। जो पहले बातें दबे अंदाज में की जा रही थी, खुलकर आज ये कह दिया मुस्लिम लीग नून ने कि इमरान खान की तहरीक के पीछे पाकिस्तान की फौज है। गोया सिविल और अस्करी जो क़यादत के दरमियान जो इख्तलाफात की खबरें फीड की जा रही थी, आ रही थी, आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई। तलाल चौधरी साहब ने ऑफिशियली कह दिया, इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब ये जो पनामा पेपर्स के हवाले से जो धरना है इमरान खान का, इसके पीछे तीसरी कुव्वत है। और तीसरी कुव्वत से मुराद आप सबको पता है। प्रोग्राम का आगाज़ मैं उन 2 बदकिस्मत भाइयों से इसलिए कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है उनके शायद मुकद्दर का हिस्सा बन गया है। 2 भाई थे जिनको सजाए मौत और सारा किस्सा। आफ्ताब खान साहब से इस हवाले से बात करते हैं। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में शिरकत की। 2 भाई जिनकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, गुलाम कादर और गुलाम सरवर, ये बताइए कि जब थोड़ा तफसील से आगाह कर दीजिए कि क्यों उनको सजाए मौत हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया जिसमें यह समझा जाता है कि वो सजाए मौत को रुक जाना चाहिए था, फिर भी उनको सजाए मौत क्यों दे दी गई? सर, इसमें ऐसा है कि देखिए जी, ये पिटीशन जेल से आई दो भाइयों की सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद इनकी समाअत हुई। समाअत होने के बाद इसकी लीव ग्रांट होगी। जब किसी केस में लीव सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कर देती है तो ऑटोमेटिकली ये जो है ना वो सजा रुक जाती है। लीव ग्रांट से मुराद है कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर आपकी। हाँ जी, और वो ये पहले पिटीशन होती हैं। अच्छा, नहीं, जब समाअत के लिए मंजूर हो गई तो फिर जो सुप्रीम जेल हैं, जो वहां की जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनको बजरिया लेटर इतला कर दी जाती है कि आपने कुछ नहीं करना, तो फिर भी सजा मौत हो गई। सर मेरी बात सुनिए, उसमें ऐसा है कि ये जैसे पिटीशन वो मंजूर हुई, लीव ग्रांट हो गई, तो इसके लिए बकायदा जो है ना एक चिट्ठी निकालता है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, चिट्ठी निकलती है। उस चिट्ठी की एक कॉपी मेरे पास भी आई। वो जो 2010 का ऑर्डर था उसको उन्होंने रिप्रोड्यूस किया
जिस पॉइंट के ऊपर उन्होंने लीव ग्रांट की उसको रिप्रोड्यूस किया। ठीक है। उसकी एक कॉपी मेरे पास आई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, क्योंकि आप वकील थे, आपके पास मेरे पास आनी थी, और एक कॉपी उसकी लाहौर होम सेक्रेटरी के पास चली गई, और एक उसकी कॉपी जो है वो सेक्रेटरी ये जो है इंटीरियर मिनिस्टर उनके पास चली गई, और सुपरिटेंडेंट जेल के पास जो है रहीम यार खान, उसके पास भी कॉपी चली गई। और विद द डायरेक्शन कि ये जो है, ये जो कन्विक्ट्स दोनों हैं, इनको आप इत्तला कर दें कि आपकी जो है वो लीव ग्रांट हो गई है, अपील मंजूर हो गई है, तो आप जो है अगर वो लोग किसी और जगह के ऊपर शिफ्ट कर किसी दूसरी जेल में, तो ये आप उनको ये पैगाम दोनों कॉन्विक्ट्स को दें, ये भी इनको ने इंस्ट्रक्शन दिया। अच्छा, अब जेल मैनुअल में वो रूल तो वो नहीं इस वक्त जो है, लेकिन जेल मैनुअल ये सुप्रीम जेल की रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है। क्या जेल मैनुअल में ड्यूटी है कि वो दूसरी जहां पर वो मुल्जमान गए हैं उस सुप्रीडेंट को भी बताए। जब भी इस नौयत की कोई अपील मंजूर होती है समात के लिए, इवन सुप्रीम कोर्ट में सबमिट भी की जाती है, तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट से एक चिट्ठी जाती है जेल सुप्रीडेंट को। जेल सुप्रीडेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो सजा पर अमल दरामद रोक देता है और मुतल्लिका अथॉरिटीज को, जो भी महकमे हैं जेल के अंदर, उनको बताता है कि ये अपील, और उसकी फाइल में लग जाती है। ठीक हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब आफ्ताब साहब फांसी दे दी इन्होंने। हाँ जनाब। किसने, कौन जिम्मेदार है इसका? सर इसमें देखिए ना, ये लायबिलिटी फिक्स करना जो ना अभी इसके लिए कबल वक्त है। अब इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब सबसे पहले आप चलें कि ये फांसी, वो जो डेथ वारंट है वही जो है एडिशनल सेशन जज निकाल सकता है कि जिस जगह के ऊपर ये मुकदमा ट्रायल हुआ है। अब बात यहाँ पे ये है कि जब उसके पास डेथ वारंट के लिए गई, तो उसके साथ कोई फाइल, कोई रिकॉर्ड, कोई वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का कोई होगा, तो वो सारी चीजें तो सर वो तो प्रोड्यूस करनी होती हैं जेल हुकाम ने। हाँ जी, वो क्योंकि डेथ वारंट जो है वो जेल हुकाम लेते हैं। सर वो मैं आप उसी की तरफ में आ रहा हूँ आपसे, कि जब उसके पास गए हैं तो जेल सुपरिटेंडेंट ने क्या वो सारे जो कागजात हैं वो साथ लगाए या नहीं लगाए? अच्छा, जब जेल सुपरिटेंडेंट को इंस्ट्रक्शन कहां से मिलती हैं? मिनिस्ट्री से मिलती हैं कि ये लिस्ट है भाई, इनकी अपील जो है, देखना ये एरर एक जगह से नहीं आया, आपने ये मालूम करना है कि ये किस एंड से जो ये जो एरर हुआ है। ठीक हो गया, लेकिन एक बात तो है ना। हाँ जी, लेकिन साबर एक बात तो है, वजारत दाखिला को चिट्ठी चली गई, होम सेक्रेटरी को चिट्ठी चली गई, सुप्रीडेंट जेल को चिट्ठी चली गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सजाए मौत पर पाबंदी लगा रखी थी, जरदारी साहब के ज़माने में किसी को भी सजाए मौत नहीं दी गई थी। ये पाबंदी उठाई इसलिए गई थी कि जो दहशतगर्दी में मुलव्वस खतरनाक मुजरमान है वो जेलों में पड़े हुए हैं, उनको आप सजाए मौत दें, ताकि ज़रबे अज़्ब के तहत जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसका समर लोगों को मिल सके, एक खौफ उन दहशतगर्दों को जाए। लेकिन ये क्या किया हुकूमत ने कि वो मजलूम लोग, वो गरीब आदमी, उनको सजाए मौत देना शुरू कर दी, और जो असल मुजरमान थे, शायद जो पहले भी बात होती रही है, उनको बचा लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और इस तरह के दो भाई जिनकी अपील्स ग्रांट हुई हैं उनको सजाए मौत दे दी। इससे पहले भी मैं एक केस कर चुका हूं, एक बच्चा था कमसन, उसको भी इन्होंने सजाए मौत दी। तो ये सब क्या है? फिर कौन जिम्मेदार है? ये तो ठीक कह रहे हैं कि लायबिलिटी फिक्स होगी, लेकिन जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं पंजाब हुकूमत वाले, शहबाज शरीफ साहब बड़ा अपने ऊपर एक सिरा सजाते हैं, और मुस्लिम लीग नून कहती है पंजाब में गुड गवर्नेंस। ये जो मजलूम भाई जो कत्ल कर दिए गए, जिसको पंजाब की रियासत ने कत्ल किया, इसकी जिम्मेदारी साबिर साहब किसके सर पर है? देखिए, वो जो सजाए मौत पर पाबंदी थी ना, वो तो लगाई थी सरबजीत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए, क्योंकि सरबजीत सिंह को सजा हो चुकी थी और इंडियन जासूस था, रहम की अपीलें मुस्तरद हो चुकी थी, रिव्यू अपीलें खारिज हो चुकी थी, तो वो तो उसके लिए रास्ता निकाला था कि तमाम सज़ाए मौत पे अमल दरामदी रोक दिया जाए। और कहा यहगा उसमें थोड़ा सा देखें, जो इसमें मैं अगरचे को बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ जरदारी साहब की पॉलिटिक्स का, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था, जरदारी साहब ने किसी भी पटिशन पर दस्तखत इसलिए नहीं किए थे, रिजेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो समझते थे कि जो अदालती निज़ाम के तहत जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे केसेज हों, तो हमें उनको रिव्यू करना चाहिए। उनका तो एक पीपल्स पार्टी का तो एक साबर एक ये मौक़िफ़ है। सरबजीत सिंह की वजह आप जो बता रहे हैं वो भी होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसलिए सज़ा मौत रोकी हुई थी। तो उसको ये भी कहा गया कि यूरोपीय यूनियन का दबाव था, यूरोपीय यूनियन की वजह से भी ये रोका गया। लेकिन इस जो केस में जो दो भाइयों को सज़ा हुई है, उसमें जो है ना डिफ़ॉल्ट वो स्टार्ट होगा जेल हुकाम से, क्योंकि जेल हुकाम ने ही इनिशिएट करना होता है, उन्होंने ही लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है वजारत दाखिला को। जब वजारत दाखिला पूछती है कि कितने लोग आपकी फांसियों के मुंतजर हैं सजाओं के, तो वो लिस्ट भेजें। तो वजारत दाखिला के पास अपना लेटर नहीं गया हुआ सुने, हर मुजरिम का। एक मिनट सुने ना,
जेल हुकाम ने वो लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। जेल हुकाम ने ही वो लिस्ट में नाम डाला होगा, जिनकी वजह से वो सारा प्रोसेस हो गया, गलती वहाँ से हुई और वहाँ से चलती चलती बिल आखिर उनको सजा मौत दे दी गई। और इसीलिए जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी इस पर रिमार्क्स दिए और ये एक मैं तो देखिए बात ये है भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट तो मुबारकबाद की मुस्तहक है कि ऐसे मुजरम बेचारे जिनके पास वकील भी अपना वो नहीं कर सकते थे, सिस्टम एक बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने जिसके तहत वकील भी दिया और उनको बरी भी किया। मुझे अब ये बताएं भट्टी साहब कि ये जो पंजाब में गुड गवर्नेंस की जाती है और जिस तरह गरीब आदमियों को फांसी दी जाती है, यहाँ पे तो बड़ी एक हैरानगी की बात है, कोई थर पे मर जाए तो उसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है, बच्चों के पास ऑक्सीजन ना खत्म हो जाए वो मर जाए कोई बात नहीं है, पीआईसी में सैकड़ों लोग मर गए गलत अद्वियात देने की वजह से, उन पे कोई बात नहीं है, और साथ ही ये डंडोरा पीटा जाता है कि ये बड़ी गुड गवर्नेंस है, इस निज़ाम को चलते रहना चाहिए, इस निज़ाम में बेहतरी होगी। ये जो आपके सामने केस है, कौन है इन अमवात का जिम्मेदार, और ये जो गुड गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं और ये स्टेटस को चलाने वाले ये कौन लोग हैं भट्टी साहब? समी साहब, आप जिसको मर्जी मुबारक दें आप बैंकर हैं, आप जिसकी मर्जी सफाइयां दें आप बैंकर हैं, लेकिन क्या हो गया यार, 2 बंदे मर गए, क्या फर्क पड़ता है? हुकूमत आपकी 20 करोड़ आवाम को मरने पे मजबूर कर रही है, उनमें 2 लोगों ने हिम्मत करके फांसी के फंदे को चूम लिया, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? तो आपका ग्लोबल सर्वे आया है कि पाकिस्तान में 4 करोड़ से ज्यादा लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे। आपका एक शख्स पाकिस्तान का 1,10,000 का मकरूज है, 2.5 लाख करोड़ के बच्चे करीब स्कूल नहीं जा रहे। एक बेचारे जेल वालों ने चलो अरबों शरबों रुपए उनको सुप्रीटेंडेंट बनाते हैं, उन्होंने गलती से 2 बंदों को फांसी लगा दी तो क्या फर्क हो गया? आपके हुक्मरानों ने 17 लोगों को कत्ल किया, आप उन पे तो नहीं आवाज उठाते। जरदारी साहब को उन्होंने कहा कि शायद कोई बेगुनाह ना हो जाए। हाँ भाई वाह, ताड़े कुर्बान जावा मैं ऐखो जी साफत दे। गुजारिश ये है, आपके मुल्क में निजाम है कौन सा? आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां महफूज नहीं है आपके हुक्मरानों के हाथों। आपका इस्लामाबाद का बहुत बड़ा बिजनेसमैन कह रहा है नवाज शरीफ को फिक्र ना कर, मैंने सारी मैनेज कर लिया, तेरे खिलाफ हो गई कुछ नहीं। इन 2 बच्चों को फांसी लग गई, ठीक है चले गए। इस बेचारे वकील भाई को अल्लाह ताला सब्र दे। इससे पहले एक असगर को आपकी सुप्रीम कोर्ट जिसकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने भी 19 साल बाद एक बंदे को रिहा करने का हुक्म दिया। 2 साल पहले वो बेचारा अपनी मौत ही मर चुका था। आपका निजाम कोई होगा तो उसकी बात करोगे ना। इन चंद खानदान मुसल्लत है हम पर, हमारे हुकूक पर, हमारी ख्वाहिशों पर हम कत्ल कर रहे हैं, और कातल आपके हुक्मरान है और आपके अदारे जो खामोश हैं वो रोजे इशर वाले दिन जवाबदेह होंगे। इस बेचारे भाई के क्यों जख्म ताजा कर रहे हो? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है भट्टी साहब कि निज़ाम जो है वो इस कदर गल सड़ गया है, और सही पॉइंट आउट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जमहूरियत के नाम पर शहनशाहियत है और मुल्क की जो वसाइल हैं उस पर अमीर आदमियों ने कब्जा कर लिया, और यहाँ पर अगर इंसाफ मिलता है तो वो सिर्फ अमीरों को, इलाज मिलता है तो वो सिर्फ अमीरों को, तालीम मिलती है तो वो सिर्फ अमीरों को, सड़कें खुली मिलती हैं ड्राइव करने के लिए तो वो सिर्फ अमीरों को, अच्छी खुराक मिलती है तो वो सिर्फ अमीरों को। गरीबों के लिए इस निज़ाम में, इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि यह निज़ाम बहुत अच्छा है। जो तमाम इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें इमरान खान हमें एक तरफ नजर आ रहे हैं। निज़ाम की थोड़ी सी तारीफ ना करूंगा तो हक तलफी होगी। समी साहब इजाजत है? ये निज़ाम है जहां आपका मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला 80 पेज हाथ से लिख के देने वाले को मिनिस्टर बनाया जाता है, फिनांस मिनिस्टर। ये वो निज़ाम है जिसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग खरबों रुपए बाहर भेजी जाती है, नजायज तरीके से नजायज कमा के उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। निज़ाम चंद खानदानों के लिए तो अच्छा है ना, पूरे निज़ाम को बुरा ना कहे। हाँ 98% लोगों के लिए ये एक बद्दुआ है निज़ाम, तो ठीक है इस बद्दुआ के लिए दुआ करें। भट्टी साहब आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है, अपनी हाथों से लिखी हुई स्टेटमेंट जिसमें ये कन्फेशन है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन लोगों के नाम बताया जिनके नाम पर अकाउंट खोले, वो सारा तरीका बताया, लेकिन इसके बावजूद नैब ने उनको इज्जत और एहतराम से बरी किया। ये है पाकिस्तान का निज़ाम। और बिल्कुल सही कहा आपने कि गरीब आदमी के लिए इस निज़ाम में कोई खैर की खबर नहीं है। इसीलिए शायद जो बहुत सारे अमीर लोग हैं जो करोड़ों रुपए लगा के मेंबरान असम्बली बनते हैं, वो इस निज़ाम को बचाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। इमरान खान ने उनको ललकारा है। नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा और उसके बाद फिर ये बात करेंगे कि बिल आखिर तलाल चौधरी ने यह कह दिया कि इमरान खान के पीछे तीसरी कुव्वत है। अब तो कोई शक नहीं रहा कि इसको
पनामा पेपर्स की करप्शन को छुपाने के लिए इस वक्त जो हुकूमत है वो ये सारी की सारी जो एजिटेशन है इसको ये करार दे रही है कि इसके पीछे एजेंसीज हैं। इस पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस निज़ाम की बात हो रही है जिसमें फांसियां मिल रही हैं उन लोगों को जिनको सुप्रीम कोर्ट बेगुनाह करार दे रही है, फिर भी इसको गुड गवर्नेंस कहा जा रहा है। बेरोज़गारी है, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, लेकिन ये निज़ाम चलते रहना चाहिए। इमरान खान कहते हैं ये करप्शन फ्री इसको बनाऊंगा और इसके लिए पनामा पेपर्स के लिए तहकीकात हर मुमकिन दबाव डालेंगे और 2 नवंबर का धरना ज़रूर करेंगे। हुकूमत इस दबाव से बचने के लिए पहले तो जो खबरों का सिलसिला शुरू हुआ और अब आज खुलकर तलाल चौधरी ने यह कह दिया कि तीसरी कुव्वत इमरान खान के पीछे है। गोया अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि ये मिलिट्री वर्सेस सिविल गवर्नमेंट लड़ाई बनाने की कोशिश की है मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने। साबिर, ये वही खौफनाक खेल, वही कहानी जो 1999 में की गई थी, उसमें भी बिल्कुल जो पाक फौज की इंटेग्रिटी है पूरी दुनिया में पहले उसको ख़राब किया गया और फिर जाके क्लिंटन को ये कह दिया नवाज शरीफ साहब ने कि कारगिल में जो कुछ हुआ मैंने तो नहीं किया। अब भी हकानी नेटवर्क, वही दहशत, वो जो कश्मीरी तंजीमें हैं उनके हवाले से गुफ्तगू, और पहले वो खबर लीक हुई उसका तो अभी बाद में जिक्र करेंगे कि वो तहकीकात कहाँ तक पहुंची। लेकिन आज तलाल चौधरी ने यह कह दिया है कि तीसरी कुव्वत इसके पीछे है और गोया अब इसमें कोई इबाहम नहीं रहा कि नवाज शरीफ साहब इसको मिलिट्री के साथ एक हेड ऑन बना रहे हैं ताकि अगर उनको अवाम आए, उनको कुछ हो तो वो ये कह सके मुझे मिलिट्री ने इसलिए हटाया है कि मैं तो जनाब ये दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहा था। असल इशू ये है कि पहले शॉट आपको सुनवा दूं? सुनवाएं यार, अगर अपना प्रोड्यूसर साहब अगर आप वो सुनवा सकें हमें। इमरान खान और खुसूसन शेख रशीद एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि उनकी इस तहरीक के पीछे कोई तीसरी कुव्वत है जो माजी में पाकिस्तान में इस तरह की तहरीकों को कामयाब या नाकाम बनाती थी। यानी ये इल्जाम भी वो इमरान खान और उस पर लगा के कि वो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। असल में मियाँ साहब का मसला ये है, मुस्लिम लीग नवाज और ख़ास तौर पे मियाँ साहब का, कि ये 88 से लेके 97 तक इन्होंने जितनी भी हुकूमतें गिराईं तो वो उनकी आशीर्वाद से गिराईं, क्योंकि मियाँ साहब उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ख़ासम ख़ास बच्चे थे और उन्हीं की गाइडलाइन पे चलते थे। समझने के लिए तैयार ही नहीं होते कि किसी भी तहरीक के पीछे वो लोग ना हो, इसीलिए खुद उनकी परवरिश उसी माहौल में हुई है, उसी निज़ाम में वो उसका हिस्सा रहे इस किस्म की हर साजिश का। IGI को देख लें, उसके बाद वो असगर खान केस में ISI से पैसे लेने का मामला हो, तो वो एक तो वो उस सोच से नहीं निकलते, दूसरा वो अक्टूबर 99 से नहीं निकलना चाह रहे, तीसरा ये कि ये एक अच्छा नैरेटिव है, ये बिकने वाला नैरेटिव है ना कि जनाब असल मामला जो ख़राब कर रहा है वो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। उसकी वजह यह है कि पनामा पेपर्स का मामला 2 नवंबर का जो धरना है वो पनामा पेपर्स पे है, करप्शन पे है, दौलत जो लूट के बाहर ले जाई गई उस पे है। अब मुस्लिम लीग नवाज़ की स्ट्रेटेजी ये है कि अगर मरना ही है और लड़ाई ही करनी है तो फिर करप्शन की बुनियाद पर हम क्यों जाएँ, क्योंकि पहले भी जो हुकूमत इनकी ख़त्म की गई उसमें भी करप्शन एक रीज़न थी। और ज़फ़र अली शाह केस में उस सारी करप्शन को, वो जो पेपर सबमिट किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने ज़फ़र अली शाह केस में उसको ओन किया था और वो ज़फ़र अली शाह केस में रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब वो कहते हैं कि अगर हमने मरना ही है तो फिर बजाय इसके कि करप्शन का एक दाग धब्बा लेके जाएं पनामा पेपर्स, तो फिर हम बराह रास्त लड़ते हैं मिलिट्री से और हम ये कहें कि हम तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाल रहे थे इसलिए हमें हटा दिया गया। और अलमेडा की जो खबर है वो भी बाय डिज़ाइन वो फीड की गई और उसमें भी कोई शुबा नहीं है किसने फीड की, वो भी सारा पता चल चुका है, वो पूरा आ चुका है, कॉल्स की डिटेल आ चुकी हैं, किसने किसको फ़ोन किया, उसने किसको मैसेज किया, कहाँ मुलाकात हुई, कैसे स्टोरी दी गई। उसमें ब्यूरोक्रेट्स को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स पे ये शुबा है कि कहीं जब उन पे मुश्किल वक्त आएगा तो वो सुल्तानी गवाना बन जाए। ये सारी चीज़ें तो ये बिल्ट करेंगे और आइंदा भी करेंगे और 2 नवंबर तक इसी को लेकर चलेंगे आगे तक कि जनाब असल मसला ये है कि हम तो मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ हैं, ये है वो है। जो मार्क लायल ग्रांट आए हुए हैं उनके साथ भी मामला पसे पर्दा यही चल रहे हैं। ये वाशिंगटन का नैरेटिव है, ये लंदन का है, ये दिल्ली का है, ये काबुल का है, जिसको ये लेके आगे बढ़ रहे हैं। भट्टी साहब,
बरतानिया से तो उन्होंने भेज दिया मार्क लायल ग्रांट को कि वो जाएं, जाके राहिल शरीफ साहब को भी समझाएं और उनके नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ मदद मांगें। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि ये बरतानिया का और अमेरिका का एजेंडा कामयाब हो सकता है? इधर जो सियासी जमातें हैं सारी, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है, असफंदियार वली हैं, वो सारे के सारे नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए हैं आके, और इमरान खान एक साइड पे अकेला ललकार रहा है और पाकिस्तान की कौम को बुला रहा है कि आइए जिस तरह मैच जीता था, जिस तरह अस्पताल बनाया था, इस पाकिस्तान को करप्शन से निजात दिला दें। क्या कहते हैं आप, क्या होगा? समी सब गुजारिश है, अमेरिकन एजेंडा या इंडिया का एजेंडा तो कामयाब हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है, खतरनाक स्पीड से हो रहा है कि हमें डर है कि हमें निगल लेगा ये। लेकिन मैं इख्तलाफ करूंगा, अभी जिस आदमी का नाम लिया, मैं तो उसे पॉलिटिशियन ही नहीं मानता, बेचारे वो एक नवाज शरीफ साहब के इन्वेस्टर है, फरूक साहब, ये परवेज लाई साहब के पीछे भागते थे, उन्होंने इनको टिकट ले दिया, इनको छोड़ दे। एस्टेब्लिशमेंट के बगल बच्चे तो शुरू से ये रहे हैं। ये फारूक साहब का आपने नाम लिया, भट्टी साहब, फारूक साहब का नाम लिया आपने, अभी फारूक साहब का नाम लिया, वो कौन साहब है? वो एक इन्वेस्टर है मियां नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा यार ये बच्चा पहले परवेज लाई के पीछे नारे लगाता था, यार मेरे नारे लगा रहा है, चलो खैर वो तो कोई बंदा बुलाइज कर देता ना यार, कितनी खिदमत गुजारों को भी तो कुछ सिला मिलना चाहिए। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे तो आपके हुक्मरान ये है, आपको किसने कहा एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ है? जियाउल हक की गोद में कौन पले? ब्रिगेडियर को कोठी किसने दी? गुलाम जिलानी को कोठी किसने दी? नवाज शरीफ का जियाउल हक का रेफरेंडम किसने कराया? उसके बाद वो वाहिद बांदे जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, इससे पहले 4 जर्नैलों से लड़ चुके हैं, जो चार जर्नैलों को शिकस्त दे चुके हैं, अल्लाह रहम करे, ये आपके ही मियां साहब। और उसके बाद इमरान जब मुशर्रफ साहब का जहाज अगवा करने लगे, इन्हें सजा दी, उसी जर्नैल से एग्रीमेंट करके मुल्क से बाहर गए। उसके बाद कियानी से एग्रीमेंट करके इनको हुकूमत मिली। 2-2.5 सालों में जो मुल्क के खिलाफ जहर इन्होंने उगला, जो आपकी सबसे मजबूत तरीन अदारा जो दुनिया आपकी तारीफ करती है, आपकी आर्मी, आपकी ISI, उसको एक PM हाउस में मीटिंग करके फीड करके भेज दिया। वो बेचारे अपना इनसे नहीं दफा कर सके तो ये उनके खिलाफ कैसे होंगे? इनके खिलाफ तो अच्छा, मुझे ठीक है, ये आपकी बात, मुझे ये बताएं, ये जो मीटिंग हुई है लाहौर में, एक लाहौर से खबरें आ रही थी एयरपोर्ट पर मीटिंग हुई है, कोई अमीर आदमी मिले हैं और वो सारा उनकी सिलसिला को क्या आदमी क्या मिले हैं, वो आदम सहगल साहब मिले हैं, उनको मियां साहब ने कहा जी मैंने सारी चीजें मैनेज कर ली, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके घर में 4 मीटिंगें हो चुकी हैं, एक आला शख्सियत से भी उसने मुलाकात कराई है, उसने कहा 10 नवंबर तक लेकर जाए, ये किस्सा माजी हो गया, आप फिक्र ना करें, इनमें इतना दमखम नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। आपका अहम तरीन अदारा 3 दफा इंटीरियर मिनिस्टर को मिलकर कह चुका है कि इन 6 लोगों से हमने पूछगीछ करनी है, नाम दे चुका, उनमें एक पता नहीं बारीक सी आवाज है, शायद वो किसी खतून की आवाज है, नाम लिख के दे चुके हैं। आज तक तो उनको ले नहीं सके, तो लिहाजा छोड़े सभी साहब, चले ठीक ये बुराई है, इसलिए खत्म नहीं होना। इस पर बात करते हैं बाद में, लेकिन साबर आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। ये जो इस वक्त इंडियन मूवीज पर भी जो पाबंदी लगी है ना, उस पर कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है। आपको पता है ये जो फिल्मेजिया और ये जो बहुत सारे चैनल हैं, ये एक चैनल है जो बहुत ज़्यादा अमन की आशा का जिक्र करता है, उनके पास है इसके मालिकाना हकूक, नाम भले किसके पास है लेकिन वो है उन्हीं का। और इसके अलावा जो इस पाकिस्तान में जो बहुत सारी मूवी स्क्रीन है ना, जो बड़े बड़े थिएटर बने हैं, वो स्क्रीन्स भी हस्बे मंशा काम करती हैं, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो उसके बाद अब हुआ ये है कि ये जो PTV के आर्काइव में जो ड्रामे पड़े हुए थे ना, वो जो चैनल हैं खासतौर पर जो पहले इंडियन मूवीज दिखाते थे, अब क्योंकि वहां पर भी अपने ही लोग लगे हुए हैं, तो वहां से PTV आर्काइव से वो सारे प्लेज, पुराने ड्रामे जो हमारा एक हिस्सा है और जो टैक्स पेयर्स के पैसे से बने हैं, अब वो इन चैनल्स पे चल रहे हैं। और वो चल इसलिए रहे हैं कि जो आजकल जिनके पास पाकिस्तान टेलीविजन का नज़्म नसक है, वो सब उनके तनख्वाहदार हैं, उनके दरबारी हैं, उनके यहाँ भी काम करते हैं, दूसरी जगह भी काम करते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा जो तकलीफ है इंडिया के कल्चरल इन्वेजन को रोकने के हवाले से, ये उस तकलीफ का हिस्सा है। तो क्रेडिट तो फिर अफसार आलम साहब को जाता है ना, उनकी तारीफ करें आप, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कम से कम ये काम तो किया है ना। आज काम आप अफसार आलम ने किया है। हाँ, तो अफसार आलम साहब, ये तो तलाल चौधरी तो कह रहे हैं हर काम के पीछे तीसरी कुव्वत है, तो हो सकता है अफसार आलम भी इस मामले में तीसरी कुव्वत के साथ मिल गए हों। आप मानते हैं इस बात? हाँ, इस बात के चांसेस मौजूद हैं। अफसार आलम साहब बहुत तेज़ आदमी हैं और वो देख लेते हैं कि हवा का रुख क्या है, तो इसलिए जो काम ये जो है इंडियन मूवीज़ वाला है और इंडियन यलगार को रोकने के लिए, ये तो अफसार आलम साहब चेयरमैन पैमरा, उनको क्रेडिट जाता है।
उन्होंने बड़ी मेहनत की ये है। तो काम 4 हस्बे सूबों का मंशा नहीं विजिट हुआ किया। फिर। नहीं, हस्बे मंशा नहीं हुआ, लेकिन सारे काम ज़रूरी नहीं हस्बे मंशा हों, और हो सकता है एक काम करके 10 काम हस्बे मंशा हो जाएं, ठीक है ना, ये भी तो होता है ना। एक काम आप अच्छा कर दें तो ये अच्छी बात है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। और बाकी जहाँ तक आपने कहा इमरान खान का ये धरना, टीम जो आज इमरान खान ने बनाई है, जिसके कप्तान उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ है तो दूसरी और असफंदियार वली नायब कप्तान, उनके वर्ड है, मेरे नहीं है। उन्होंने कहा कि ये डाकुओं की टीम है। उसमें फजलुर रहमान साहब, अमीर मकाम साहब, अकरम दुरानी साहब, जनाब इज्जत माब, आसफ अली जरदारी साहब। अभी जो मुस्लिम लीग नवाज की स्ट्रेटेजी है वो भी तो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है ना, तो खान साहब को अंदाज़ा होना चाहिए। एक तो वो 2-3 लोगों की खदमात उन्होंने ली हैं जो PTI को छोड़ चुके हैं, उनकी वो बहुत एक्टिव हो जाएंगे आइंदा 3-4 दिनों में। एक खातून की खदमात हासिल की गई हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और एक कोशिश की जा रही है बैरून मुल्क मुकीम खातून अमेरिका या बरतानिया में उन तक पहुंचा जाए, और अगर वो आने के लिए तैयार हो जाएं, आमादा हो जाएं, या कोई इंटरव्यू उनको दिलवा दिया जाए किसी अच्छे से चैनल में, CNN, BBC, और या किसी अखबार को, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, इस तरह के किसी अखबार को इंटरव्यू दिलवा दिया जाए उनका, और वो इंटरव्यू फिर रिप्रोड्यूस हो, और उस इंटरव्यू का मकसद, उस खातून को लाने का मकसद इमरान खान साहब की किरदार कुशी और ज़ाती ज़िंदगी के बारे में उनको मिलाइन करना होगा। तो मुस्लिम लीग नवाज़ के स्ट्रेटजिस्ट तो ये सोच रहे हैं 2 नवंबर तक ये हल्ला गुल्ला बहुत उरूज पे पहुंचेगा, और उसमें देखना ये है कि कामयाब कौन होता है। ठीक है, PTI कामयाब होती है या बहरहाल फिर ये मुस्लिम बड़ी लीग नवाज के। एक इम्पोर्टेंट आपने बात बताई है। भट्टी साहब, साबर साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, और ये बताया जा रहा है कि अगले 2-3 दिन बड़े हंगामा खेज होंगे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, पाकिस्तान की फौज पर भी कीचड़ उछाला जाएगा, एजेंसीज पर कीचड़ उछाला जाएगा। पनामा पेपर्स के हवाले से जो तहकीकात हो रही हैं, उस यानी तहकीकात तो हुई नहीं, उसको रुकवाने के लिए बिल्कुल ये बात अब सामने आ गई है कि ये कहा जाएगा कि ये फौज के साथ लड़ाई है, क्योंकि फौज को मना कर दिया नवाज शरीफ साहब ने कि वो हकानी नेटवर्क और दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए फौज जो है वो पाकिस्तान की इस मुंतखब हुकूमत को हटाने की कोशिश कर रही है। आप कुछ कह रहे हैं, मुझे ब्रेक पर जाना है। जी भट्टी साहब। अच्छा भी साहब, आज एक मुझे जवान मिला है, मेरा दोस्त है, उसके 2 फैमिली के जवान आर्मी के शहीद हुए हैं ज़रबे अज़ब पे। उसने मुझे, आपको समी सबको, उन्होंने कहा है हम तो बारूद के सामने शहादतें दे रहे हैं, तो जो लोग हमें गद्दार कह रहे हैं आप उनके खिलाफ आप क्या रोल अदा कर रहे हैं। तो मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं थे, मैंने माफी मांगी। मैंने कहा भाई हम बेबस हैं, लाचार हैं, चंद खानदान इस पर मुसल्लत है, अगर पाकिस्तान की फौज इनसे महफूज नहीं तो हम तो कीड़े मकोड़े हैं इनके आगे। तो अगर आपके पास कोई जवाब है उस शहीद के वुरसा के लिए तो आप दे दें। आपके पास साहब? मुझे एक और फैमिली थी, उसने एक और मशवरा दिया। उसने कहा किसी भी हमदर्द पाकिस्तानी को कहें जिसके पास सरमाया भी हो कि वो रावलपिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद से धनिया और सत्तू सारा उठा ले। बहरहाल ये तो आपने बड़ी ऐसी बात कही है कि जिसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। धनिया और सत्तू अल्लाह ताला खैर करे पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन बहरहाल अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की बज़ाहिर अवाम के नुमाइंदे जो करोड़ों रुपए लगा के जिन्होंने नज़दीक इलेक्शन को स्टील किया है, वो इस निज़ाम को बचाने के लिए आ गए हैं। रोज़ाना नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहा जाता है कि इस निज़ाम को बचाएं, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी तो हमें इस निज़ाम में नज़र नहीं आती, अलबत्ता चंद जो अमीर लोग हैं फौरी तौर पर उनकी बेहतरी के असरात तो हम देखते हैं। आम आदमी को देखते हैं तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है, फिर भी उनको फांसी हो रही है। नाज़रीन, इस पर हम अपना यह प्रोग्राम जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वो जो वादे थे, वो डॉन की खबर जो छपी कि 4 हफ्तों में इंक्वायरी हो जाएगी, 4 दिनों में इंक्वायरी हो जाएगी, 5 दिनों में इंक्वायरी हो जाएगी, कोई इंक्वायरी नहीं, किसी का कुछ पता नहीं, कहां पर है वो बात। लेकिन ये सब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, लेकिन एक अहम तरीन जो अभी खबर आ रही है, डेवलपिंग स्टोरी है कि डॉक्टर अलामा ताहिरुल कादरी ने इमरान खान के धरने में शिरकत की, दावत उन तक पहुंच गई और ये बताया जा रहा है उन्होंने कबूल भी कर ली है। शेख रशीद साहब ये काम कर रहे थे। बुरी खबर है नवाज शरीफ साहब के लिए, उनके साथियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है, इसलिए कि वो तो इसको लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे थे मिलिट्री की। साबिर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये वादा किया गया था कि ये जो खबर छापी गई है
ये जो कोर कमांडर्स ने कहा ये फीड की गई है, इसकी 3-4 दिनों में तहकीकात हो जाएंगी। जरा प्रोड्यूसर साहब अगर चौधरी निसार साहब का वो शॉर्ट सुनवा दें आप। ये इंक्वायरी आइंदा 2-3 हद है, वीकेंड आ गया, 4 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर हर एक को आजादी होगी जो भी अपनी वो काम करना चाहे, उस पर कोई रुकावट। 13 तारीख को कहा चौधरी साहब ने, ये 4-5 दिन उन्होंने कहा, आज 24 तारीख हो गई है। हुकूमत तो इस पे बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। फिर वो जो हमारे रिपोर्टर फारूक अजहर की खबर थी, जायद हामिद साहब ने जो कहा था कि ये सारी गपशप है, मुलम्माकारी है, ये एक बिल्कुल एवं तवज्जो हटाने के लिए फौरी तौर पर जैसे बयान आ जाता है कि नोटिस ले लिया, तो ये भी इतने अहम मामलात पर इस कदर गलत बयानी। साबर साहब, क्रेडिबिलिटी क्या रह गई गवर्नमेंट की? देखिए, मैंने अभी जो बात की थी ना, वो उसका बड़ा ताल्लुक है, जब तक धनी और सत्तू नहीं ना मार्केट से उठाया जाता, उस वक्त तक बहुत सारे शोबों में कोई पॉजिटिव चेंज आ नहीं सकती। जहाँ तक आपने कहा कि इस बात का ताल्लुक के ये जो इंक्वायरी, तो ये कंप्लीट नहीं होनी, ये हमें हो ही नहीं रही इंक्वायरी। तो मैं बता अच्छा, शेख रशीद साहब आ गए लाइन पे, जरा उनसे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, खबरें हैं कि आपने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से राब्ता किया था और धरने के लिए जो आप एक हमायत लेने की कोशिश कर रहे थे, वो आपके पास कोई खबर है इस हवाले से? डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भाई हैं, वो बड़े आदमी हैं, उनका ज़र बड़ा है। उन्होंने इमरान खान ने आज उनको दावत दी, धरने में शमूलियत की, जो उन्होंने कबूल कर ली है। और पैट जो है 2 नवंबर को इमरान खान के साथ कंधे से कंधा जोड़ के अवामी मुस्लिम लीग के साथ खड़ी होगी, और ये बहुत बड़ी खबर है। आपका क्या ख्याल है कि ये कंफर्म हो गया है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से, या अभी तक उन्होंने पार्टी से मुशावरत करनी है? कोई इफ बट्स तो नहीं है? कोई इफ बट नहीं है, ही हैज डिसाइडेड। और कुर्बानियां उनकी हैं, 14 लोग उनके शहीद हुए हैं, इसलिए उनका इस तहरीक में शामिल होना लाजमी था, और उन्होंने एक बड़ा फैसला किया और लोगों के दिल जीते। और जो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ये, शेख साहब आप हैं हमारे साथ? नहीं, लाइन ड्रॉप हो गई है। शेख साहब की लाइन जो है वो कट गई, आप कुछ कह रहे थे। अब ये तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, भट्टी साहब से कमेंट ले लें। बिल्कुल, भट्टी साहब, ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जो आमद है, ये एक बड़ी इसलिए समझी जा रही है डेवलपमेंट, के उनके पास जो सपोर्टर हैं, जो हमायती हैं, जिस तरीके से इमरान खान साहब का प्लान है शहरों को ब्लॉक करना, सड़कों को ब्लॉक करना, तो वो बड़े डाई हार्ड लोग हैं। क्योंकि ये तो ये इल्जाम लगा रहे थे ना कि जहादी आ रहे हैं और फलां मदरसे के लोग आ रहे हैं, और एक अजीब सी कहानी, बहुत सारे हमारे सीनियर एंकर पर्सन जिन्होंने खैर अपनी क्रेडिबिलिटी का तो खुद ही वो जिम्मेदार हैं, अब मैं कुछ नहीं कह सकता, ये वो तासुर दे रहे थे। अच्छा, सभी सब उनकी बातों की परवाह ना करे। इमरान खान साहब के लिए एक मैं पैगाम भी दे रहा हूँ। खान साहब जब मुश्किल हालात में किसी अहम मकसद के लिए जदोजहद करे ना, कौवों के चीखने चलाने से काफिले रुका नहीं करते। ये 2-4 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, करने दे, उन बेचारों की भी नौकरी है। लेकिन मैं समझता हूँ ताहिरुल कादरी साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है। देखे समी साहब, उनके 14 लोग शहीद हुए हैं, 100 लोगों को गोलियां लगी हैं। अगर वो इसमें तहरीक का हिस्सा ना बनते और अपनी जदोजहद जारी ना रखते, तो याद रख ले, तहरीक लिखने वाले ने उन पर भी क्वेश्चन करना था कि कादरी साहब आपके ने तो बड़ी कसमें खाई थी, वादे किए थे। मेरा ख्याल है इसके बाद अब ये सुना था कि क्रैकडाउन करने लगे, हाफिज सईद के बंदों को भी काबू करने की कोशिश कर रही है आपकी हुकूमत। बड़े इनके पीछे बंदे लगाए हुए हैं, पता नहीं उनको रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। कभी जिहादी तंजीमों को कहते हैं, लेकिन इनके पास तो बहुत बड़ी सपोर्ट है हुकूमत के पास। LOC पे फायरिंग करवा दे, इनका ज्यादा कौन सा टाइम लग रहा है, वो अचानक खबरें आएंगी। समी साहब, ये जो बताया, कहते हैं कि जनाब ये दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के लोग आएंगे, जिहादी लोग आएंगे, तो ये बताएं कि ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के लोग जो हैं, तो क्या वो जमहूरियत जब इलेक्शन होता है तो वोट नहीं देते? अच्छा शेख साहब दोबारा लाइन पे आ गए। शेख साहब ये बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज ने तो ये अफवाहें फैला दी थी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ सुलह तय पा गए हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे, तो ये ब्रेक थ्रू कैसे हुआ है फिर? शेख साहब जी कैसे बात करें आप हो जी? शेख साहब, साबिर साहब ने ये पूछा था कि ये जो खबरें नून लीग ने फैलाई थी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ मुआहदा तय पा गया है, इसका मतलब है वो भी गलत हुई, और इस पर जरूर कमेंट कर दें कि आज तलाल चौधरी साहब ने ये कहा है कि वो हुकूमत जो है ना इमरान खान के पीछे तीसरी कुव्वत है।
हाँ, और उनकी लाइन शेख साहब की फिर ड्रॉप हो गई है। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, मैं यही कह रहा था कि एक तो अच्छा, मुझे ये कहा जा रहा है कि शो का टाइम जो है ना वो ओवर हो गया। तो नाज़रीन, ये था आज का रिपोर्टर। बेहतरीन खबरें आपको मिलती रहेंगी और तमाम मौज़ूआत पर कल फिर हम बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।